नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। 2 दिन पहले यानी परसों हैरान कर देने वाली खबर आई रायपुर से, फिर कल हैरानी भरी एक और खबर आई भोपाल से, और आज पूरे देश को हैरत में डाल देने वाली खबर आई जयपुर से। जी हां, देश भर के राजनीतिक पंडितों के जो कयास, अंदाज और अनुमान थे वो पहले छत्तीसगढ़ में फेल हुए, फिर मध्य प्रदेश में नाकाम साबित हुए और आज ये राजस्थान में हो गया। जी हां, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी वो फैसला लेते हुए बीजेपी आला कमान ने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है, जबकि वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के दावेदार बनाए गए हैं। चुनाव जीतने के बाद वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह के तमाम अनुमानों के उलट विष्णुदेव साय और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया था, उसके बाद यह माना जा रहा था कि राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, और हुआ भी यही। पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। देश की सियासत में उभरे ये 3 नए छत्रप बीजेपी के लिए 2024 में कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे, आज हम अगले आधे घंटे में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे संवाददाता और हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन पहले देखते हैं कि राजस्थान भेजे गए मुख्य पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने किस तरह से भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया। मैं अपनी तरफ से, मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनकी तरफ से, आप सभी विधायकों की तरफ से श्री भजनलाल शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आशा हूं कि इनके नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के रास्ते पर तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। केवल भजनलाल जी शर्मा ही नहीं बल्कि पूरे सारे विधायक जो भी मंत्री बनेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी के सहयोग से ही यह काम संभव है। इसलिए आज के अवसर पर पुनः आपको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप जहां भजनलाल जी शर्मा को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। उधर राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरी कोशिश करेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के विकसित भारत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। यह मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय। देश की सियासत में उभरी ये 3 नए छत्रप बीजेपी के लिए 2024 में कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि विष्णु महेश भजन क्या है 2024 का मिशन। तो ये एक जो कल्पना किसी ने नहीं करी थी। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित पहले तो चुनावी नतीजों को नहीं समझ पाए, खासकर छत्तीसगढ़ के जो नतीजे आए, ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वहां पर क्या होगा, और वही हुआ। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तब भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पंडितों के जो बयान थे या जो उनके कयास थे वो पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए। और ये क्या वजह रही और 2024 में इसका क्या असर होगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं समीर चौगांवकर साहब, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति को भी बहुत गहरे तरीके से समझते हैं और देश की राजनीति पर भी उनकी नज़र होती है। वहीं जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता मुरारी गुप्ता, वहीं भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, और रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोमेश पटेल।
लेकिन पहला सवाल मैं संवाददाताओं के पास जाऊं उसके पहले मैं समीर जी आपसे पूछना चाहता हूं। समीर जी, सिर्फ हाँ या ना में बताइएगा, आपको अंदाजा था भजनलाल शर्मा के नाम का? कतई नहीं था। ठीक। अब मेरा सवाल यह है कि जो व्यक्ति आज जब ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा था तो चौथी पंक्ति में बैठा हुआ था और सीधे सीएम बन जाता है, पहली बार एमएलए बने, कितना चौंकाने वाला यह फैसला है और यह फैसला लेने के पीछे क्या मायने हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में देश की राजनीति में प्रधानमंत्री बनकर आए थे, उसके बाद उनके हर निर्णय चौंकाने वाले रहे, वो चाहे संगठन की दृष्टि से हो, चाहे मुख्यमंत्री के चयन की दृष्टि से। अब जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जो चुना गया था मुख्यमंत्री के रूप में, पहली बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बना दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले कि हमने आसाम में देखा कि कांग्रेस से आए हुए हेमंता को मुख्यमंत्री बाद में बना दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 राज्यों के अंदर निर्णय लिए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, आप देखिए 3 राज्यों में 25 साल से जो स्थानीय क्षत्रप थे, रमन सिंह को आप देखिए 15 साल मुख्यमंत्री रहे वहाँ पर, वसुंधरा राजे राजस्थान की 25 साल से निर्विवाद नेता रही है, शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 साल मुख्यमंत्री रहे। इन स्थानीय बड़े नेताओं को दरकिनार कर नए नेतृत्व को लाना, मुझे लग रहा है ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 राज्यों के अंदर चुनाव प्रचार अभियान की कमान अपने हाथों में ली थी और इन स्थानीय नेताओं को पीछे कर खुद अपने कंधों पर सत्ता की वापसी की जो पटकथा उन्होंने लिखी कि मैं अपने दम पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार लेकर आऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाऊंगा। मुझे लग रहा है ये उसी दिन तय हो गया था कि इन 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद नए चेहरों पे आगे बढ़ेगी और मुझे लगता है अब इन परिणामों के बाद चुनाव में भी ये बता दिया गया है। ठीक है, आपने कहा नए चेहरों पर आगे बढ़ेगी, अभी तक तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के नाम हो गए। मुरारी से हम ये जानना चाहेंगे, जयपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। मुरारी, एक चौंकाने वाला फैसला राजस्थान से आज जयपुर से निकलकर आया, अब जब शपथ होगी तो क्या मंत्रिमंडल में भी कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं? मुरारी, बिल्कुल, जिस तरह भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया, भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा से 1 मिनट पहले भी एक मिनट पहले भी उन लोगों को पता नहीं था कि ये नाम सामने आ सकता है। जैसे ही नाम सामने आया, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फूटी। इस समय पूरा मैं जहां मौजूद हूं, बीजेपी मुख्यालय पूरा सजा हुआ है, भजनलाल शर्मा मुख्य खुद अंदर मौजूद हैं, लोगों की बधाइयाँ ले रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कि किस तरह का समीकरण बनेगा, निश्चित रूप से आपने देखा होगा जिस तरह मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से खुद हैं, दलित समाज से उप मुख्यमंत्री और राजपूत समाज से एक उप मुख्यमंत्री है, तो कहीं कहीं जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है राजस्थान में, वैसा ही कुछ आने वाले जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि चूंकि भजनलाल शर्मा, प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी तीनों ही नए विधायक हैं, पहली बार चुने प्रेमचंद नेता हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किस तरह उनका समायोजन किया जाएगा, निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती भजनलाल शर्मा के सामने होगी। तो चूंकि राजस्थान एक जातिगत समीकरण से में उलझा हुआ एक राज्य है जिसमें अलग अलग समूह है जिनकी एक अपेक्षा भी है, तो किस तरह उन समूहों को, उन जातिगत समूहों को भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किस तरह संतुष्ट करते हैं, ये एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती खुद भजनलाल शर्मा के लिए भी होगी, पार्टी के लिए भी होगी। ठीक, समीर, अभी जैसे मुरारी बता रहे थे कि चुनौती है, क्योंकि ये जो तीनों नए चेहरे आए हैं, ये इन्होंने संगठन में भी काम किया है और उस तरह से ये संगठन से निकलकर लोकसभा, राज्यसभा में सदस्य रहे, उसके बाद ये निकलकर आए हैं। अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें तो वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन अगर हम मोहन यादव की बात करें या हम अगर भजनलाल शर्मा की बात करें, तो क्या ये जो पुराने क्षत्रप थे, अब उनकी जगह पे नए क्षत्रप लाकर मोदी सरकार एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि अब बीजेपी में एक नए चेहरों का दौर शुरू हो चुका है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब नए लोगों के लिए जगह खाली करनी होगी। जो लंबे समय तक प्रदेश में जमे हुए हैं, अब उन्हें या तो केंद्र में आना होगा या मार्गदर्शक मंडल में जाकर प्रदेश के अंदर नेताओं का मार्गदर्शन करना होगा या प्रदेश के स्तर पर संगठन की जिम्मेदारी संभालना होगी। थोड़ा सा राजनीतिक चुटकी लूं तो मतलब अब लगता है कि मार्गदर्शक मंडल अब हर राज्य में बन जाएंगे। और बिल्कुल, और मैं तो कह रहा हूँ कि केंद्र के अंदर जो मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है उसमें भी कुछ लोग 2024 के चुनाव के बाद आपको दिखेंगे कि इस मार्गदर्शक मंडल में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। और अब देखिए प्रखर जी, ये जो शुरुआत उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से की है,
यह यहाँ रुकने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव अब दूर नहीं है, 3 महीने के बाद चुनाव होने वाले, तब आप देखेंगे कि किस तरीके से युवाओं को वहाँ टिकट दिया था। कई दिग्गज जो ये मान के चल रहे कि वो अगले 2024 की कैबिनेट में शामिल होंगे मोदी की, उनमें से कई लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। और नए युवा कई ब्यूरोक्रेट्स तरह के आएंगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। जो बड़े क्षेत्र पे उनसे कह दिया जाएगा कि आप संगठन के लिए काम करो, यहाँ जो जनता से जुड़ा रहेगा, जबरन स्तर पर काम करेगा, और कोई ये मान कर न चले कि वो सांसद बन गया है तो वो विधायक नहीं बन सकता। जो 20 साल पहले कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का दावा रखता था, वो ये मान कर न चले वो स्पीकर भी बन सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना के सीधा मैसेज दे दिया गया है, और कई सांसदों को जो केंद्र में मंत्री थे उन्हें प्रदेश में भेजकर सिर्फ विधायक बना दिया गया है। तो संदेश ये है कि कोई किसी का भी पद स्थिर नहीं है, जनता के भी जुड़े रहो, पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है। ठीक है, आपने क्षत्रपों की बात की, और सबसे ज्यादा क्षत्रप जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी की राजनीति में पाए जाते हैं। और भोपाल से अजीत द्विवेदी हमारे साथ हैं। अजीत, अब मोहन यादव कल शपथ लेंगे अपने मंत्रिमंडल के साथ, तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या मंत्रिमंडल भी उतना ही चौंकाने वाला होगा? और दूसरा सवाल ये है कि ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष बना दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय की अब भूमिका क्या होगी? क्या ये 2024 के लिए कार्य करेंगे, या हो सकता है कि मंत्रिमंडल में कुछ एक नया चौंकाने वाली खबर मंत्रिमंडल से भी निकल कर आ जाए? बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो चौंकाने वाला नाम आ सकता है, और लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का नाम वो होगा, किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन देखिए उनका नाम आया है, और इसके एक नाम से बीजेपी ने कई हम कह सकते हैं कि दरों को साधा है, कई बहुत दूर की सोची है। अगर आप देखें तो मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, और अगर आगे चल के जो लोकसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर आप राजनीति देखें तो वहाँ पर यादव वर्ग जो है उसका काफी दबदबा है। वहाँ के जो मेन जो रीजनल पार्टी है वो भी यादव प्रभुत्व वाली है। तो इस पे एक साधने की कोशिश जो है की गई है मोहन यादव को सामने रखकर, और ये बहुत लंबा हम कहते हैं दूर की सोच के बीजेपी ने एक मोहन यादव को आगे रखा है। और देखिए संगठन के व्यक्ति हैं, लगातार वो संगठन में रहे, मालवा से आते हैं, संघ में भी उन्होंने काम किया है, तो विद्यार्थी परिषद में काम किया है, तो एक चेहरा ऐसा है जो कि एक बिल्कुल नया चेहरा है। और छत्रप की बात आपने की, देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली कोशिश थी कि मध्य प्रदेश में बहुमत में आना और पार्टी सरकार बनाना। इसके लिए बीजेपी ने अपने जितने भी लीडर थे जो कि मध्य प्रदेश से दिल्ली में थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे सांसद हो, उन्होंने क्षेत्रवार उनको यहाँ पर लगा दिया, काम पे लगा दिया, यहाँ पे टिकट उनको दे दिए, यहाँ पर चुनाव लड़वा दिया, जिससे कि बीजेपी को उसका फायदा मिला, और उसका फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दिया। और 163 सीटें जो है बम्पर जीत बीजेपी की हुई है। अब हम कह सकते हैं कुछ महीने बाद हो सकता है इनमें से जो कुछ नामों को वापस दिल्ली बुला दिया जाए, लोकसभा की टिकट फिर से दे दी जाए। ठीक है, इनमें से कुछ नामों को वापस दिल्ली बुलाया जा सकता है, ऐसा कयास अजीत द्विवेदी हमारे संवाददाता लगा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो फैसला लिया गया है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, उसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना पड़ सकता है, इस पर हम बात करेंगे समीर जी से। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। पागल।
कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए। मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। और जिस तरह से आज राजस्थान से एक चौंकाने वाली खबर आई, उसका देश यही कह रहा है कि विष्णु, महेश और भजन क्या है 2024 का मिशन। तो ब्रेक से पहले हमारे संवाददाता अजीत ये बता रहे थे, समीर, कि किस तरह से यूपी और बिहार को भी साधने की कोशिश हुई है। तो ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पड़ेगा। मुझे लग रहा है उसमें जो मोहन यादव को बनाया गया एक अच्छी चॉइस है। कोई यादव समाज को एक मैसेज देना है। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, मध्य प्रदेश है राज्य, बिहार है जहां यादव की एक बड़ी संख्या है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेन्द्र यादव जैसे एक बड़े नेता भी है जो कैबिनेट में मंत्री है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये कैसा प्रदर्शन करते हैं और इनकी लोकप्रियता या ये वहाँ कितने यादव वोट बैंक को संदेश दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यादवों को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है, जो शायद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस में नहीं है कि वहां एक ही परिवार का मुख्यमंत्री यादव बनता है। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज वो जो यादव मुख्यमंत्री आए वो परिवार से आए, ये मैसेज जरूर जाएगा भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी आम कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता यादव ABVP के संगठन से निकले, बिल्कुल एक यादव मुख्यमंत्री बन सकता है, जो समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, राष्ट्रवादी लालू प्रसाद की पार्टी में संभव नहीं है। तो मुझे RJD में संभव नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यादव वोट बैंक को जरूर ये महसूस होगा कि बेहतर है कि हम इन परिवारवादी पार्टियों के साथ जुड़े, इससे अच्छा हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, तो हो सकता है कल हम किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने या केंद्र में मंत्री बने। अच्छा, यहां पर मैं एक बात समीर आपसे और कहना चाहूंगा कि बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में भी 12 से 14% आबादी यादवों का वोट बैंक है। हालांकि मध्य प्रदेश में वो यादव वोट बैंक उस तरह का वोट बैंक नहीं कहलाता जैसा कि यूपी और बिहार में नजर आता है कि 12 से 14% यादव MP के अंदर है। दूसरा, बाबूलाल गौर
इसके पहले एक और यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की है। हमारे साथ रायपुर से सोमेश पटेल भी हैं। सोमेश, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, कल मिलने वाला है कल विष्णुदेव साय के रूप में। हालांकि अजीत जोगी के बारे में भी आदिवासी कहा जाता था, लेकिन उनकी जाति को लेकर कई विवाद थे। तो कह सकते हैं कि पहला आदिवासी मुख्यमंत्री जब छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। तो मेरे दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि मंत्रिमंडल किस तरह का हो सकता है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि इससे कितना बड़ा मैसेज ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य आदिवासी राज्य जहां पे आदिवासियों की संख्या ज्यादा है उधर मैसेज गया है इसका। सोमेश, लगता है हमारे संवाददाता सोमेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। समीर, जो सवाल मैंने सोमेश से पूछा, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य होने के बाद भी एक जिसको कोई विवाद ना हो ऐसा आदिवासी नेता उसको पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में मिल रहा है, ये कितना बड़ा संदेश ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और आंध्रा और जैसे अन्य राज्यों में भी है जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। निश्चित रूप से देखिए, अगर पूरे देश की बात करें तो 10 करोड़ आदिवासी जनसंख्या देश में है और 9% के करीब आदिवासी वोटर्स है। और देखिए, आदिवासी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश को दिए। और आदिवासी छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश और राजस्थान हो, इन तीनों राज्यों में आप अगर देखोगे तो आदिवासी जो सीटें वहाँ भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ है। और छत्तीसगढ़ के अंदर तो आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगा है पूरे देश को ये मैसेज देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, SC, ST, OBC या समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। मुझे लग रहा है एक बेहतर निर्णय रहा है आदिवासी वर्ग को देने के लिए। और आप देखेंगे, आदिवासी मुख्यमंत्री दिया तो एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के अंदर दिया है, और OBC प्रदेश जो अध्यक्ष है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। आप देखेंगे तो अच्छा, ये बात महत्वपूर्ण है कि ये जो बनाए गए हैं डिप्टी CM, ये ऐसा नहीं है, मतलब अरुण साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया था, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद रहे, उन्होंने काम किया। और शर्मा जी का ये था कि जिस तरह हिंदू चेहरा उभर कर आए कवर्धा से, उन्होंने मोहम्मद अकबर को हराया जो सबसे ज्यादा वोटों से 2018 के अंदर चुनाव जीते, बड़े बाहुबली माने जाते थे। और अमित शाह जी ने जब छत्तीसगढ़ में प्रचार किया था कवर्धा में, तो उन्होंने उस सीट को चुनौती के रूप में 2 महीने जेल में रखा बघेल सरकार ने, और वो उसके बाद आए। सोमेश, जो कल मंत्रिमंडल बनेगा, कल जो शपथ लेंगे मंत्री विष्णुदेव साय जी के साथ, उसमें किस तरह का आपको प्रतिनिधित्व दिखाई दे रहा है? क्या खबर है आपके पास? प्रखर, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, कल बीजेपी के शपथ ग्रहण जो होने वाला सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उन्होंने चुनावी शंखनाद किया था, और कल उसी शंखनाद में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय वहां शपथ लेंगे। जो हमारे पास जानकारी है, सरगुजा संभाग की 14 सीट इस बार बीजेपी के खाते में है। तो कहीं ना कहीं जसपुर जिले के रहने वाले हैं विष्णुदेव साय, तो इस इलाके में जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है, तो 14 सीट यहां पर जीत हासिल की। उसी तरह से बस्तर का जो क्षेत्र है, बस्तर के क्षेत्र में कांग्रेस 12 सीट पर थी, तो कहीं ना कहीं जो सीट आई है 12 सीट का है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आदिवासी मुख्यमंत्री की चर्चा हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ को आदिवासी मुख्यमंत्री मिल गया। जो विष्णुदेव साय है, इनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उतनी आसान नहीं थी। मुख्यमंत्री के दौड़ में जिस तरह से नाम चल रहा था, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम चल रहा था दौड़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आदिवासी चेहरे की बात हो रही थी, तो आदिवासी एक चेहरा मिल गया है। विष्णुदेव साय की अगर बात करो तो पंच, फिर उसके बाद विधायक, फिर सांसद, एक पंचायत चुनाव से वो सीधे जो है वो रायपुर के मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रोकूंगा सोमेश आपको। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद समीर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 3 राज्यों का जो कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं उसका 2024 में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम जानेंगे समीर से। लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब जयपुर से भी, राजस्थान से भी जो है कोई चौंकाने वाला नाम सामने आया और भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। इसका क्या असर 2024 में होगा, इस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन समय का अभाव है और इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। समीर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जयपुर से संवाददाता मुरारी गुप्ता, भोपाल से अजीत द्विवेदी और रायपुर से सोमेश पटेल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।